सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है किसी काम से या किसी कारण से। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी टीमें सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। निदेशक द्वारा कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए रिमांड खारिज करके अब को रिहा कर दिया गया। स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद। खबर गवाह में सबसे पहले बात करते हैं कानपुर के लंबोगनी कांड की। कानपुर के लंबोगनी कांड से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट से मिली है जमानत। 20,000 रुपए के मुचलके पर कोर्ट ने दे दी है जमानत। पुलिस की रिमांड अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो 20,000 की श्योरिटी पर शिवम मिश्रा अब बाहर आ गए हैं। जो कोर्ट ने रिमांड की कोशिश करी थी, पुलिस ने रिमांड की कोशिश करी थी, कोर्ट ने उसे खारिज कर दी है। पुलिस को रिमांड नहीं मिली है और 20,000 की श्योरिटी पर कोर्ट ने इनको जमानत दे दी गई है। तो शिवम मिश्रा आज ही गिरफ्तार हुए थे और आज ही जमानत पर बाहर भी आ गए हैं। शिवम मिश्रा के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, आप लोगों ने शिवम का पक्ष कोर्ट में रखा है, अभी क्या हुआ और क्या फाइनली शिवम की बेल हो गई? देखिए, शिवम का रिमांड ही रिफ्यूज हो गया है। उसको 20,000 रुपये की पीबी और 20,000 रुपये के अंडरटेकिंग में न्यायालय ने छोड़ दिया है। शिवम मिश्रा से एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था कार की तकनीकी खराबी के कारण। एक व्यक्ति को मामूली चोट आई थी जिससे समझौता भी हो गया था, लेकिन चूँकि बड़ी महंगी गाड़ी थी, शिवम मिश्रा बड़े परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के नेताओं को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और अवैधानिक ढंग से, विधि विरुद्ध ढंग से उसको गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में रिमांड पेश किया। 14 दिन का रिमांड मांग रहे थे। माननीय न्यायालय ने आईओ से पूछा कि आपने शिवम मिश्रा को क्यों गिरफ्तार किया, तो उन्होंने कहा साहब हमारी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो माननीय न्यायालय ने कहा कितने दिन से आप नोटिस दे रहे थे जो सहयोग नहीं कर रहे थे, कितना पुराना मामला है? इस पर आईओ निरुत्तर हो गए, सरकारी वकील निरुत्तर हो गए। माननीय न्यायालय भांप गई कि इसमें 7 साल से कम की सज़ा के मामलों में गिरफ्तारी वास्तव में विधि व्यवस्था के विरुद्ध है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध है, बीएनएसएस के प्राविधानों के विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने आज शिवम मिश्रा का रिमांड रिफ्यूज कर दिया और 20,000 रुपये की पीबी, 20,000 रुपये के अंडरटेकिंग में रिहा करने का आदेश पारित कर दिया है। कानपुर लंबोगनी केस का आरोपी शिवम मिश्रा को ये जमानत मिल गई है। 20,000 के मुचलके पर ये बेल मिली है। आज ही हुए थे गिरफ्तार शिवम मिश्रा और ये आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उन्हें कोर्ट से जमानत मिली और एक तरीके से समझिए कि रिहाई कर दिए गए हैं। और विवेक राय जो हमारे सहयोगी हैं, विवेक राय लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ इस खबर पर। विवेक, देखिए पहले तो गिरफ्तारी में इतनी देरी हुई, पुलिस अलग अलग अपने बयान भी बदलती रही। फाइनली जब प्रेशर आया, दबाव आया कमिश्नर पे, तब जाकर इनका नाम जुड़ा एफआईआर में। पहले नाम भी नहीं था, अज्ञात लोगों के अगेंस्ट एफआईआर था। और आज जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो इन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब ये संडे को ये मामला आया तो संडे को तो बहुत कुछ हुआ ही नहीं इस पूरे प्रकरण में, पर जब सोशल मीडिया पर तमाम जो वीडियोस वायरल होने शुरू हुए और उसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर जब सवाल होने शुरू हुए, क्योंकि जो तमाम शिवम के जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने जिस तरीके से कार के साथ बिहेव किया और उसके बाद जो लोग वहाँ पर आ रहे थे उनके साथ जैसे बिहेव किया और कार को जिस तरीके से ढका गया, और उसके बाद जो तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हुए और एबीपी न्यूज़ ने भी तमाम जो ये इशू है इसको उठाया और जब पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए तब कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे प्रकरण में एक्टिव हुई। और उसके बाद हमने देखा कि जब पहली एफआईआर हुई तो एफआईआर में भी शिवम का नाम उसमें नहीं था और वो अज्ञात के खिलाफ एफआईआर जो है
वो दर्ज की गई थी और बाद में विवेचना में FIR जो है उसमें शिवम का नाम बढ़ाया गया। हालांकि शुरुआती तौर पर तो पुलिस जो है वो शिवम को लेकर के पुलिस बहुत श्योर नहीं थी, लेकिन FIR होने के दूसरे दिन शिवम का नाम जो है वो पुलिस की तरफ से बताया गया कि हमारी विवेचना में शिवम का नाम निकल के सामने आया है। लेकिन उसके बाद जब पिता निकल के सामने तो पिता कहते हैं कि वो शिवम नहीं गाड़ी चला रहा था, उनका जो ड्राइवर है मोहन वो गाड़ी चला रहा था। और इसी को लेकर के बुधवार में भी वो लोग कोर्ट में प्रोड्यूस होते हैं और मोहन की तरफ से जो रिहाई का जो बॉन्ड है वो लोग डालते हैं। लेकिन जब कोर्ट ये कहता है कि जब इस पूरे प्रकरण में पुलिस की विवेचना में मोहन नाम का कोई जिक्र ही नहीं है तो हम कैसे मोहन को रिहाई दे दें, कैसे इस प्रकरण पर सुनवाई कर लें। और उसके बाद ही पुलिस पर यह दबाव होता है कि वो शिवम को लेकर के आए और उसी कड़ी में आज शिवम को गिरफ्तार करके पुलिस लेकर गए। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर के भी तमाम अलग अलग जो तथ्य हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि शिवम को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, तो किसी ने कहा कि अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। अभी जो आखिरी बयान है वकील का कहना है कि शिवम को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हालांकि सुबह जिस तरीके से हम लोग की जो बात हुई थी, जिस गाड़ी से शिवम यहाँ लाया गया था एम्बुलेंस से, उसने कहा कि शिवम यहीं पास के एक हॉस्पिटल में एडमिट था और उसी हॉस्पिटल की गाड़ी से वो निकल के आ रहा था और इस दौरान बीच में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन इन सब के बाद जब पुलिस उसको लेकर के कोर्ट पहुंची, 9:30 बजे लगभग वो कोर्ट पहुंच गया था और उसके बाद सुनवाई लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास में जज बैठे और जब सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई के दौरान जज ने 2-4 जो अलग अलग सवाल हैं वो पूछे आईओ से और उन्होंने कहा कि आपने किन धाराओं में इनकी गिरफ्तारी करी, क्योंकि जिन धाराओं में FIR है उन धाराओं में ये जो सज़ा है वो 7 साल से नीचे की सज़ा है और उन धाराओं में थाने से ही किसी को जो है वो बेल मिल जाती है। तो उस कारण और उसके बावजूद इस तरीके से कोर्ट में पेश करना, जज के सामने पेश करना, क्या कारण रहा, इसको लेकर के आईओ से तमाम सवाल जवाब हुए। तो आईओ ने कहा कि हमें ये समझाइए, साथ नहीं दे रहे थे और विवेक हमें ये समझाइए। देखिए यही मैं बात समझना चाह रही थी कि कोर्ट ने किस आधार पर पुलिस को कस्टडी नहीं दी। अब आप ये कह रहे हैं कि धाराएं ऐसी लगाई गई थी जिसमें कि बेल मिल जाए, तो ये तो पुलिस का काम था कि धाराएं ऐसे ही लगाई जाएं कि जिनसे उन्हें पुलिस कस्टडी मिल जाए। अब धाराएं पुलिस ऐसी लगाएगी जिसमें कि बेल का प्रावधान है, तो फिर कोर्ट भी क्या करेगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस तरीके के जो भी केस होते हैं, जो भी एक्सीडेंट के केस होते हैं, उसमें जो धाराएं लग सकती थी वो सारी धाराएं लगाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ही इस तरीके की धाराएं हैं और BNSS में ही ये धाराएं हैं। अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट करता है तो उन केसेस में यही धाराएं लगती हैं जो पुलिस ने लगाई थी। तो पुलिस ने जो भी केस बनता था उसी आधार पर धाराएं लगाई थी, पर उन धाराओं में गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये तमाम जो चीज़ें चली पिछले 3-4 दिनों में और पुलिस का शुरुआती तौर पर जो ये लगा कि पुलिस शिवम का साथ दे रही है और उसके बाद जो पुलिस पर जो दबाव बना, तो संभावना ये है कि क्या पता पुलिस ने उस दबाव में शिवम की गिरफ्तारी करी हो। लेकिन अब तमाम जो तथ्य हैं उसको लेकर के कोर्ट में भी जो तमाम तथ्य हैं पुलिस ने अपनी तरफ से रखे और पुलिस ने ये बात कही कि हमारी विवेचना में ये हमारा साथ नहीं दे रहे थे, हमारा सहयोग नहीं कर रहे थे, इस कारण हमको इनको गिरफ्तार करना पड़ा। जिसके बाद जज ने पूछा कि आपने कितनी बार इनसे सवाल जवाब करने की कोशिश करी, कितनी बार आपने प्रयास किया, जिस पर पुलिस की तरफ से कहा गया कि सिर्फ एक बार हम उनके घर पहुंचे थे। इस पर कोर्ट ने अलग अलग तरीके से टिप्पणियां करी, क्योंकि प्रावधान है कि लगभग 3 बार जो है इसमें जो है वो एक तरीके से अपनी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि जो भी लोग हैं उनका जो बयान है वो लिया जा सके, जिसके ऊपर भी आरोप है उसका बयान जो वो लिया जा सके। लेकिन सिर्फ एक बार पुलिस वीडियोज में भी हमें दिखा था कि पुलिस उसके घर गई थी शिवम के, और उसके बाद फिर पुलिस उसके घर गई भी नहीं। पुलिस का ये कहना था कि हम देख रहे हैं कि वो कहाँ है, लेकिन शिवम का लोकेशन जो है वो पता नहीं चल रहा है। हालांकि सर्विलांस के आधार पर और बाकी चीज़ों के आधार पर, क्योंकि पिता ने भी दिल्ली में होने की बात कही थी, तो आज इस तरीके से वकील ने जो बात कही कि पुलिस दिल्ली से लेकर के आई है, तो ये कुछ अलग अलग चीज़ें, क्योंकि पुलिस ने शुरुआत में जो सुबह में बाइट दी उसमें पुलिस का ये कहना था कि हमको पता है कि वो कानपुर में है और कहीं जा रहा है, और उसके बाद हमने कानपुर से गिरफ्तार किया। उसके पहले कहाँ से गिरफ्तार किया वो एक बात है, लेकिन ये बताइए कि ये जो अल्कोहल टेस्ट की स्टेटस क्या है? क्या वो शराब के नशे में धुत थे उस वक्त? ये क्योंकि उनकी ब्लड टेस्ट नहीं कराई गई थी, 24 घंटे तक वो ब्लड टेस्ट या ब्लड सैंपल लिया ही नहीं गया था, क्योंकि अज्ञात लोगों के अगेंस्ट FIR थी। तो क्या अल्कोहल टेस्ट हुआ, नहीं हुआ, और हुआ तो उसकी क्या स्टेटस है?
देखिए, अल्कोहल टेस्ट की जहाँ तक बात है उस बारे में कोई बात नहीं हुई, और आज भी जो चीज़ें पुलिस ने प्रोड्यूस करी उसमें भी अल्कोहल टेस्ट का कोई भी तथ्य जो है वो नहीं रखा, क्योंकि शिवम उसके बाद जब ये घटना हुई उसके बाद शिवम किसी को मिला ही नहीं, क्योंकि पिता के अनुसार शिवम जब उसके बाद डॉक्टर के पास से घर आया और उसके बाद शिवम के पिता ने डॉक्टर से बात करके, जो उनके दिल्ली के फैमिली डॉक्टर हैं उनसे बात करके शिवम को दिल्ली भेज दिया था। तो यानी कि उस दिन का जो टेस्ट है उसको लेकर के फिलहाल कोई जो अल्कोहल टेस्ट की बात है वो फिलहाल अभी तक की जानकारी के हिसाब से उस पर कोई तथ्य आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि जो पूरी की पूरी विवेचना चली उस विवेचना में जो परिवार की तरफ से जो तथ्य दिया गया कि शिवम की तबीयत खराब हो गई थी और शिवम की तबीयत आमतौर पर खराब रहती है, इस तरीके की चीज़ें परिवार की तरफ से कहीं गई और कहीं ना कहीं थ्योरी भी उसी के अराउंड घूमती रही। और जो अल्कोहल टेस्ट की बात है उसको लेकर, क्योंकि पुलिस को आज शिवम मिले, जब पुलिस ने शिवम को आज गिरफ्तार किया एम्बुलेंस से, और उसके बाद पुलिस जब उनको वहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो ले करके गई और वहाँ पर उनका जो चेकअप है वो कराया और उसके बाद यहाँ पर लाया गया। और अगर उनके वकीलों की माने तो शिवम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनका बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, उनको हार्ट की दिक्कतें हैं, इस तरीके की चीज़ें वकीलों के द्वारा जो दलील है वो दी जा रही थी। पर ये तमाम तथ्यों के बीच में अल्कोहल टेस्ट की जो बात है उसको लेकर के फिलहाल आज का जो कोर्ट में जो बहस हुई उसमें भी कहीं इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं रहा। और जब चूँकि शिवम उस दिन किसी को मिले ही नहीं, शिवम उसके बाद वहाँ से अस्पताल खुद से गए, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अस्पताल गए, उसके बाद घर आए और उसके बाद दिल्ली चले गए, तो उस दिन के टेस्ट जैसी कोई बात फिलहाल निकल के सामने अभी तक नहीं आती है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस इसमें और आगे क्या कुछ करती है। हालांकि फिलहाल उनको जो रिमांड पुलिस लेने की कोशिश कर रही थी, पुलिस को रिमांड नहीं मिली है। 20,000 रुपए के बेल बॉन्ड और 20,000 रुपए के अन्य चीज़ पर जो शिवम को फिलहाल जो है वो छोड़ दिया गया है। विवेक अंडरटेकिंग मैं उनके वकील को सुन रही थी, आपने शायद इंटरव्यू किया, उन्होंने ये कहा कि 20,000 रुपए की अंडरटेकिंग, ठीक है, 20,000 रुपए की अंडरटेकिंग पर छोड़ दिया गया, लेकिन ये एक मामूली सा एक्सीडेंट था। उन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा एक मामूली सा एक्सीडेंट था। क्या आपकी बातचीत उन 6 लोगों से हुई है विवेक, जो 6 लोगों जिनको चोट लगी है इनकी कार की वजह से, इस लंबोर्गिनी की वजह से, जो कि उनकी गाड़ी के नीचे आकर कुचले भी जा सकते थे, ठीक है, उन्हें चोट लगी है? क्या आपने उनसे बात करी है कि ये मामूली, उनके हिसाब से क्या ये मामूली एक्सीडेंट था? देखिए, आपको बता दें कुल 6 नहीं, इसमें कुल 3 लोग थे जो इसमें घायल हुए थे। एक ई रिक्शा चालक जो घायल हुआ था, इसके अलावा एक व्यक्ति जो बुलेट पर था, तौफीक, वो घायल हुआ था और एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ था। इन तीनों में से एक व्यक्ति को थोड़ी चोट आई थी और बाकी 2 व्यक्ति को सामान्य चोटें आई थी। एक व्यक्ति को अधिक चोट आई थी, लेकिन उसका भी फिलहाल की जो मेडिकल रिपोर्ट उसमें कहीं कोई फ्रैक्चर जैसी चीज नहीं है। ठीक है, और तो सामान्य चोट आई थी, ये एक मामूली एक्सीडेंट है, कुल मिलाकर पुलिस भी यही कह रही है और आज इनको बेल भी मिल गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। आगे बढ़ते हैं, अब बात उस तांत्रिक की जिस पर दिल्ली में 3 लोगों की हत्या का आरोप लगा है। कमरुद्दीन और बाबा नाम के तांत्रिक को दिल्ली के पीरागढ़ी में एक कार में 3 शव मिलने के मामले में पकड़ा गया है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन अब उसके सारे राज खोलने के लिए पुलिस की जांच तेज हो गई है। दिल्ली पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर में गिरफ्तार तांत्रिक से जुड़ी बड़ी खबर। पाखंडी बाबा कमरुद्दीन को फिरोजाबाद ले जा रही है पुलिस। फिरोजाबाद में भी कमरुद्दीन ने 2 लोगों को जहर देकर मारा था। फिरोजाबाद में भी कुछ लोगों से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस की टीम। और ये खबर हम आपको अभी बता रहे हैं। बीते दिनों 3 लाशें जब बरामद हुई थी उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था पुलिस को भी कि क्या हो रहा है। मनोज वर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। मनोज, ये तो बहुत गंभीर बात है। ये जो 2 लोगों की बात कर रही है पुलिस की, 2 और लोगों को भी पहले इन्होंने जहर देकर उनका कत्ल किया और अब जो ये 3 शव मिले हैं, क्या पोस्टमार्टम में क्या बताया गया है कि इन्हें भी जहर दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि 6 कत्ल की बात सामने आ चुकी है इस वक्त। 3 जो दिल्ली के अंदर हुए, इसके अलावा 2 फिरोजाबाद में और 1 राजस्थान के धौलपुर में हुआ था। तो पुलिस की जो टीम है अभी जो पाखंडी बाबा है कमरुद्दीन, इसको लेकर के फिरोजाबाद के लिए निकली है। वहां पर अब पुलिस की टीम पूछताछ करेगी, उन लोगों से पूछताछ करेगी जहां पर ये रहा करता था। इसके अलावा जो 2 लोग वहां पर मरे थे, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनसे भी पुलिस की टीम बात करेगी। क्योंकि शुरुआत में जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था वो आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन जब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो बाद में ये मामला कत्ल का निकला और चार्जशीट जो थी पुलिस ने वो 302 यानी कत्ल में ही फाइल की थी। लेकिन कमरुद्दीन ने हाईकोर्ट से बेल ले ली थी और उसके बाद वो यहाँ लोनी के पास आकर रहने लगा था।
अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस का ये कहना है कि 6 मामले सामने आए हैं, लेकिन पुलिस को लग रहा है कि ऐसे और भी मामले हो सकते हैं जिसमें कमरुद्दीन लोगों को ज्यादा पैसे का लालच देकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया हो। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। गंभीर मामला बन रहा है ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज वर्मा। पकड़े गए आरोपी का नाम कमरुद्दीन उर्फ बाबा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला ये शख्स है। गाजियाबाद के लोनी तांत्रिक केंद्र चलाता था ये। फिरोजाबाद में भी तांत्रिक केंद्र चला रहा था। लोगों को अचानक पैसे मिलने का लालच देता था। तंत्र मंत्र और पूजा के बहाने भरोसा जीतता था ये बाबा। जहरीले लड्डू खिलाकर लोगों को मार देता था। पैसे और कीमती सामान लेकर फरार हो जाता था ये। दिल्ली के पीरागढ़ी में एक कार में 3 शवों की गुत्थी अब सुलझ गई है। कमरुद्दीन नाम के एक पाखंडी तांत्रिक को पकड़ा जा चुका है, लेकिन उस तांत्रिक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये ब्रेकिंग खबर हम आपके सामने अब लेकर आ रहे हैं। ये पाखंडी तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा पर अब नया खुलासा हुआ है। कमरुद्दीन ने दिल्ली की तरह यूपी में भी एक ऐसा ही कांड किया है। 2025 में यूपी के फिरोजाबाद में दर्ज हुई थी एफआईआर और फिरोजाबाद में 2 युवकों को जहरीला पदार्थ देकर तंत्र मंत्र के नाम पर 2 युवकों से काफी पैसे लिए थे इसने। 8 मई 2025 को युवकों को गड़े धन का झांसा देकर बुलाया था और 9 मई 2025 को फिरोजाबाद में दोनों युवकों के शव मिले थे। तो ये अभी जैसे हमारे संवाददाता मनोज वर्मा भी बता रहे थे कि सिर्फ फिरोजाबाद और दिल्ली नहीं, राजस्थान में भी इन्होंने ऐसा ही कांड किया है 3 जगह और 6 मौतों, मतलब 6 जगह 6 लोगों की कत्ल का अब आरोप इनके ऊपर है। मृतकों के परिवार का आरोप था कि तंत्र मंत्र के नाम पर पहले ठगी की गई और बाद में दोनों को जहर देकर मार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का और बीएनएस 123 यानी किसी व्यक्ति को जहर देकर बेहोशी की दवा देने की धाराओं के मामले में केस दर्ज किया था। इस मामले में कमरुद्दीन को गिरफ्तार भी किया गया था। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में फ्लाईओवर के नीचे 3 लोगों की लाश एक कार में मिली। लाश मिलने से दिल्ली भर में सनसनी फैल गई। जब मामला खुला तो पता चला कि ये 3 लोग पैसे को दुगना करने वाले तांत्रिक के प्रभाव में थे और तांत्रिक ने इन्हें पैसे दुगना करने का जो लालच दिया था, उस लालच के चलते तांत्रिक द्वारा दिए गए जहरीले लड्डुओं का शिकार ये 3 लोग हुए। लेकिन ये तांत्रिक फिरोजाबाद से ताल्लुक रखता है। तांत्रिक का नाम कमरुद्दीन है। कमरुद्दीन दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इससे पहले फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र में कमरुद्दीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। हम इस वक्त थाना मक्खनपुर में हैं। मैं दिखा दूं आपको, थाना मक्खनपुर में 8 मई 2025 को एक घटना हुई। इस घटना में रामनाथ और पूरन सिंह नाम के 2 व्यक्तियों का शव, मैं दिखा दूं आपको, ये हाईवे है मक्खनपुर थाना क्षेत्र से गुजरता हुआ और यहाँ से कुछ दूरी पर आप यहाँ देखेंगे तो एक सुनसान इलाका है जहाँ मजार है। इसी मजार पर बुलाकर कमरुद्दीन ने रामनाथ और उसके रिश्तेदार पूरन सिंह को गड़ा हुआ धन मिलने की सूचना दी थी और उन्हें बताया था कि तंत्र मंत्र के जरिए वो जो क्रिया कराएगा, उस क्रिया को करने के बाद आपको गड़े हुए धन की प्राप्ति होगी। बाबा कमरुद्दीन पर दिल्ली में 3 हत्या, यूपी में 2 हत्या और सूत्रों के हवाले ये खुलासा भी हो रहा है कि उसने राजस्थान में भी एक हत्या की थी। बंगाल ये जहरीला बाबा कमरुद्दीन, इसने दिल्ली में 2 हत्या, यूपी में 2 हत्या और राजस्थान में 1 हत्या, तो कुल मिलाकर 6 हत्या का आरोप कमरुद्दीन नाम के इस युवक पर है। बाबा कमरुद्दीन इसका नाम। और खुलासा तब हुआ जब दिल्ली में एक कार में 3 शव बरामद हुए थे। और अब बात रक्षा क्षेत्र में मजबूत होते भारत की। भारत ने अपने सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वो फ्रांस और अमेरिका से बड़ी डील करने वाला है।
भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान, 400 स्कैल्प मिसाइल और 6 P-8I यानी समुद्री निगरानी वाले विमान को खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा से ठीक पहले आया है। मैक्रोन अगले हफ्ते दिल्ली में AI समिट में हिस्सा लेंगे, जहां रक्षा सहयोग पर चर्चा हो सकती है। और हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस खबर पर जुड़ रहे हैं। नीरज, दो चीज़, ऑफ कोर्स एक तो ये समझ में आ रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं, तो उसके तुरंत पहले इस सौदे का एक तरीके से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये भी समझा जाए कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद ये ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा सौदा, सबसे बड़ा रक्षा सौदा इसे बताया जा रहा है। बिल्कुल मेघा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये दुनिया के सबसे बड़े जो रक्षा सौदे हुए हैं, आर्म्स डील हुई है, उसमें से ये माना जा रहा है। इससे पहले शायद सऊदी अरबिया US के बीच में हुआ था। तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा जो रक्षा सौदा ये हो सकता है। 3,25,000 करोड़ रुपए इसकी अभी इस वक्त की कीमत इसकी बताई जा रही है। और ये क्योंकि रफाल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल ने जिस तरह की भूमिका निभाई थी, हमने देखा था कि किस तरह से उसने जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के जो हेडक्वार्टर थे उनको जाकर तबाह किया था। उसकी भूमिका को देखते हुए, उसकी ऑपरेशनल क्षमताओं को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने जो ये सोचा कि हमें और अधिक अगर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है तो हम रफाल ही लेंगे। और दूसरा ये कि मेगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और लगातार ये भारत के जो सामरिक जानकार हैं वो इस बात की को लेकर चिंतित रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी भारत का किसी भी एक फ्रंट पर युद्ध हो, यानी पाकिस्तान से हो, तो किस तरह से चीन उसकी मदद कर सकता है। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना की जो लगातार स्क्वाड्रन कम हो रही थी और टू फ्रंट वॉर के लिए किस तरह से वायुसेना अपने आप को तैयार रख सकती है, उसके लिए ये 114 एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए भारत ने बजाय दुनिया के दूसरे जो एविएशन या एयरक्राफ्ट हैं, उन कंपनीज़ हैं, उनके साथ टेंडर में जाने के बजाय सीधा G2G, जो पहले 2016 में फ्रांस के साथ सीधी G2G डील हुई थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उसी के लिए ही इसके लिए भी प्रपोजल को हरी झंडी दे दी है। यानी कि अब भारत और फ्रांस मिलकर इस मेक इन इंडिया के तहत रफाल को बनाएंगे, ताकि जो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लगातार कम हो रही है, फाइटर जेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस कमी को पूरा किया जाए। और इसके तहत जो फ्रांस की दासो कंपनी है जो रफाल बनाती है, वो भारत की ही किसी सरकारी कंपनी, क्योंकि एक ही सरकारी कंपनी HAL, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर की बहुत हद तक संभावना है कि किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही यहाँ प्लांट लगाया जाएगा, फैसिलिटी लगाई जाएगी, ताकि मेक इन इंडिया ये रफाल फाइटर जेट तैयार की जा सके। ये भी बड़ी बात है। नीरज राजपूत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज बांग्लादेश के सियासी इतिहास में सबसे खास आम चुनाव हो रहे हैं। करीब 18 महीने पहले जेन-ज़ी की बगावत के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनकी सरकार गिर गई थी, उसे गिरा दी गई थी, और उसके बाद चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई थी। और अब बांग्लादेश के आवाम ने देश का नया प्रधानमंत्री, नई सरकार चुनने के लिए आज मतदान किया है। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बांग्लादेश में मतदान खत्म हो चुका है और मतदान के बाद अब बांग्लादेश में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। और हमारे सहयोगी विशाल पांडे, जो कि अभी ढाका में मौजूद है, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, सबसे पहले ये बताइए कि मतदान कितना परसेंटेज, क्योंकि खत्म हो चुका है, तो पिछले बार से कितना परसेंटेज अगर हम कंपेयर करें तो कैसा रहा है आज का माहौल? देखिए मेघा, यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाताओं ने इस मतदान में हिस्सा लिया है। हमने ढाका समेत अलग अलग हिस्सों में जाकर पोलिंग बूथ का जायजा लिया, जहाँ पर हमने देखा बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं और इस आम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। दोपहर 2 बजे तक चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 48% मतदान बांग्लादेश में हुआ है। हालांकि ये मतदान शाम 4:30 बजे तक चला है। फाइनल आंकड़े आना अभी बाकी है और इस वक्त हम बांग्लादेश के चुनाव आयोग के बाहर ही मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वोटों की गिनती भी चुनाव खत्म होते ही शुरू हो गई है। और इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि जमात इस्लामी गठबंधन और BNP गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है और इन दोनों गठबंधन में से ही कोई एक गठबंधन बांग्लादेश में सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ेगा। तमाम जो सर्वे सामने आए थे उसमें BNP गठबंधन को बढ़त हासिल होती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जब चुनाव
खत्म हो गया है। कुछ ही देर का इंतजार है जब रुझान आने शुरू होंगे। हालांकि ये बैलेट पेपर से चुनाव यहाँ पर होते हैं तो वोटों की गिनती में थोड़ा वक्त लग सकता है। आम चुनाव के साथ साथ यहाँ जनमत संग्रह पर भी मतदान हुआ है। मतदाताओं को हाँ या नहीं में जवाब देना था जनमत संग्रह को लेकर, उसकी भी गिनती आम चुनाव के वोटों के बाद शुरू होगी। तो ये कहा जा सकता है कि देर रात तक कोई फाइनल तस्वीर आती हुई दिखाई पड़ सकती है कि आखिरकार बांग्लादेश की जनता ने आज क्या फैसला सुनाया है। लेकिन फाइनल रिजल्ट आने में काफी वक्त लग सकता है। कल दोपहर भी हो सकती है, कल सुबह तक भी सामने आ सकता है। और इसी बीच तारिक रहमान जो बीएनपी के नेता हैं, उन्होंने कहा है अगर चुनाव नतीजे निष्पक्ष होंगे तो वो इसे स्वीकार करेंगे। एक ये बहुत बड़ा अभी चुनौती बांग्लादेश के सामने है कि रिजल्ट्स में कोई हेराफेरी ना हो। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप जमात इस्लामी और बीएनपी के नेता एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। तो बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार है उसके ऊपर इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होगी कि जो चुनाव नतीजे आए वो काफी निष्पक्ष तरीके से सामने आए। मेरा सवाल आपसे ये है विशाल कि इस बार देखिए अवामी लीग, शेख हसीना की अवामी लीग को इस पूरे मैदान में उतरने नहीं दिया गया, उन्हें इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं थी। तो जो एक बड़ा तबका वोटर्स, जो अवामी लीग का वोटर था, वो किस तरफ झुकता हुआ वहां दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल मेघा, हमने इस सवाल को लेकर ढाका समेत अन्य इलाकों में जाकर लोगों से पूछा, ऑफ रिकॉर्ड भी बातचीत की। तो एक जो बड़ा सेंस निकलकर सामने आया है उसमें अवामी लीग के जो भी समर्थक हैं वो जमात इस्लामी के साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। और जब अगर वो जमात इस्लामी के गठबंधन में साथ नहीं जाएंगे तो वो जाहिर तौर पर बीएनपी के साथ गए होंगे अगर वो वोट देने घर से निकले हैं तो, क्योंकि 12 करोड़ 76 लाख वोटर्स हैं बांग्लादेश में और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 55 से 60% के बीच में यह मतदान हो सकता है। हालांकि अभी ये फाइनल आंकड़े आना बाकी है, ये मात्र अनुमान है। तो ऐसी स्थिति में इस बात की भी संभावना है कि जो अवामी लीग के काफी कट्टर समर्थक रहे हों वो वोट देने के लिए घर से ना निकले हों, और अगर वोट देने के लिए वो अपने घर से निकले भी तो वो जमात इस्लामी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि अवामी लीग और शेख हसीना की पार्टी लगातार ये कहती रही है कि जमात इस्लामी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था और तमाम जो कट्टरवादी सोच जमात इस्लामी की रही है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हुए हैं। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवामी लीग के समर्थक अगर वोट डालने के लिए निकले होंगे तो वो बीएनपी की तरफ गए होंगे। लेकिन फाइनल नतीजों का इंतजार अभी रहेगा। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि यहाँ जिस पोलिंग बूथ पर वोट डाला जाता है वहीं पर वोटों की गिनती होती है। तो ऐसी स्थिति में जहां जो अलग अलग पोलिंग बूथ बने हुए हैं वहां पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में रुझान आने शुरू होंगे तो देखना यह होगा कि मेघा इस बार दो रहमान जो आमने सामने हैं उसमें यह मैदान कौन जीतता है। क्या शफीकुर रहमान आगे बढ़ेंगे या तारिक रहमान सरकार बनाएंगे, और तारिक रहमान के पास इससे बेहतर मौका उन्हें बांग्लादेश में कभी दोबारा शायद ना मिल पाए। ढाका पर ही रहेंगे। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। बांग्लादेश में चुनाव के दिन हिंदू की हत्या, मौलवी बाजार इलाके में हिंद युवक की हत्या की रिपोर्ट्स आई हैं। ये चाय बागान में मिला 28 साल के रतन का शव, और ये खबर हम अभी ब्रेक कर रहे हैं। बांग्लादेश से ये खबर आ रही है, और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा पिछले कई दिनों में और कई महीनों में ऐसी खबरें बार बार आई हैं बांग्लादेश से कि वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मैं वापस जाना चाहूँगी विशाल पांडे के पास। और विशाल, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग इस बार का चुनाव इसलिए भी है कि जो दो महिलाएं कई दशकों से बांग्लादेश की राजनीति में जिनका सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता था वो दोनों महिलाएं इस बार नहीं हैं। शेख हसीना जी देश से बाहर हैं और खालिदा जिया जी की मौत हो गई है। तो अब ये जो वैक्यूम वहां क्रिएट हुआ है ये कौन भर रहा है और इसका कितना असर आप देख रहे हैं वहां के चुनाव पर? देखिए मेघा, दो बेगम अब इस चुनाव में नहीं है। खालिदा जिया का निधन हो चुका है, शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में जमात इस्लामी जिसके ऊपर लंबे समय से पॉलिटिकल बैन रहा था, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध था, वो एक तरह से चुनावी मैदान में दिखी। बीएनपी जिसने 2014 के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था, 2024 के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, बहिष्कार कर दिया था, अवामी लीग ने एक तरफा सरकार बनाई थी, तो बीएनपी पार्टी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो भी चुनावी मैदान में उतरी। तो आमने सामने की लड़ाई हुई है बीएनपी और जमात इस्लामी गठबंधन की। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जमात इस्लामी के साथ नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी यानी जो छात्रों की पार्टी थी उन्होंने गठबंधन किया। तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग का वोट है
वो जमात इस्लामी के साथ जा सकता है, इस बात की संभावना लगातार यहाँ पर जताई गई है। लेकिन एक चुनौती जमात इस्लामी के साथ है। हमने बहुत सारी स्कूल कॉलेज जाने वाले जो छात्राएं हैं उनसे जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि उन्हें इस बात का डर है कि अगर जमात इस्लामी बांग्लादेश की सत्ता में आती है तो उनकी आज़ादी छिन जाएगी, उन्हें पर्दे में रहना पड़ेगा। इस तरह के बयान हमें ढाका यूनिवर्सिटी के आसपास जो कई लड़कियां मिली उन्होंने दिया। तो इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमात इस्लामी की जो कट्टरवादी सोच रही है उससे बहुत ज्यादा जो आज प्रगतिशील सोच के लोग हैं, जो युवा हैं, वो उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और यही वजह है कि एनसीपी के तमाम नेताओं ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन का विरोध भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सीटों के चक्कर में एनसीपी ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन किया। और अब जब चुनाव संपन्न हो चुका है तो नतीजों का इंतजार है। बीएनपी के सामने भी चुनौती सबसे बड़ी यही थी कि युवा मतदाताओं को कैसे अपने साथ लेकर आए, क्योंकि तारिक रहमान लंबे समय से बांग्लादेश छोड़कर 17 सालों से लंदन में रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं जमीन से वो भी कटे पड़े थे। लेकिन उनके साथ 2 प्लस पॉइंट है। एक अवामी लीग की गैर मौजूदगी, तो जो वोटर्स जमात इस्लामी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, जो अवामी लीग के समर्थक रहे हैं, वो जाहिर तौर पर बीएनपी के साथ जाएंगे। दूसरा, खालिदा जिया के निधन के बाद जो एक सिंपैथी थी वो पूरी तरह से तारिक रहमान के साथ दिखी। उनके काडर में काफी ऊर्जा दिखा, कैंपेनिंग की, बहुत सारे वादे किए, रेफरेंडम को लागू करने का वादा किया और यह वादा किया कि 10 साल से ज्यादा कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह पाएगा। बांग्लादेश बिफोर ऑल का नारा तारिक रहमान की तरफ से दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी जमात इस्लामी ने एक ऐसा कैंपेन यहाँ पर खड़ा किया, एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई में जमात इस्लामी ही है। तो ये मैसेज जमात इस्लामी ने दिया, एक मैसेज यह देने की कोशिश की कि बीएनपी और अवामी लीग से हटकर कोई तीसरा विकल्प बांग्लादेश की जनता को तलाशना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि काफी कांटे की टक्कर है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और विशाल पांडे, अभी के लिए शुक्रिया आपका। नजरें बनी रहेंगी ढाका पर और शायद रात तक तस्वीरें थोड़ी साफ होनी शुरू हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।